ओके, तो हमने कल लास्ट में ये जो फॉसिल्स है उसकी लास्ट टाइप पढ़ी थी, बायोकेमिकल फॉसिल्स की। ठीक है। इससे आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके बाद आते हैं हम कि जो फॉसिल्स होते हैं ना, इनको अलग अलग जो नाम है वो असाइन किए गए हैं। अलग अलग टाइप के जो फॉसिल्स होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इम्प्रेशन। ठीक है। तो इम्प्रेशन क्या होती है? एक, आप कह सकते हो एक लाइक ए रेप्लिका, लाइक लाइक दिस। यहाँ पर आप देखोगे कोई रॉक है ये। ठीक है। इस रॉक के ऊपर ये कोई फ्लाई थी। ठीक है। उसकी एक इमेज है वो बन गई है। ठीक है। यहाँ पर फ्लाई नहीं है, बट उसकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज यहाँ पर एक इम्प्रिंट हो गई है, यानी कि आप कह सकते हो प्रिंटेड हो गई है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे ये कोई एक कोई लाइक कोई रेप्टाइल है, कोई डायनासोर शेप में कोई स्ट्रक्चर है। उसकी भी यहाँ पर क्या है, एक जो इमेज है वहाँ पर वो ड्रॉ हो गई है। ऐसे ही स्टोन के ऊपर जो लीफ है उसकी जो शेप है वो ड्रॉ हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, प्लांट मटेरियल नहीं है, ना ही एनिमल मटेरियल है। यहाँ पर क्या है कि उनकी एक जो इमेज है, आउटलाइन है, वो ड्रॉ हो गई है उस पर्टिकुलर रॉक के ऊपर। इस टाइप के जो फोसिल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम इम्प्रेशन। तो ये बनते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल मान लो ये ओशियन की बॉटम है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कोई मान लो फॉर एग्जांपल डायनासोर वगैरह ही लगा लेते हैं हम। यहाँ पर ये डिपॉजिट हो गया था। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप की जो रिवर हैं वो यहाँ पर आती हैं और अलग अलग टाइप की जो सैंड पार्टिकल हैं उसको लेके आती हैं। तो यहाँ पर मान लो एक रिवर आई, उसने इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई है वो। ठीक है। तो जब वो सैंड पार्टिकल इसके ऊपर गिरते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, वो जो सैंड पार्टिकल है वो इसमें एक अपना जो रूप है वो बना लेते हैं। ठीक है। मतलब एक एनिमल ले लिया आपने, मान लो एनिमल है, या फिर मान लो हमने एनिमल ले लिया, ये एनिमल है, इस तरीके से कोई भी एनिमल है। ठीक है, लाइक दैट। जब सैंड इसके ऊपर डलती है इस तरीके से, तो ओवरऑल क्या रहेगा, जो सैंड है वो इसी की जैसे एक शेप वो ले लेगी। ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पर, कुछ टाइम बाद जो ये स्ट्रक्चर है, मान लो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये कोई इंसेक्ट है या कोई भी एनिमल आप इसको इमेजिन कर सकते हो। तो मिट्टी की जो लेयर है ना, मिट्टी की लेयर यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है इस तरीके से इसके ऊपर, लाइक दैट। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद मिट्टी की जो लेयर है आपको इसी तरीके से दिखाई देगी जैसे एनिमल की स्ट्रक्चर थी। यहाँ पर एनिमल का जो टिश्यू है वो तो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस मिट्टी में आपको एक पर्टिकुलर जो डिजाइन है, एक स्ट्रक्चर है, वो क्रिएट हो जाती है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है इम्प्रेशन। इसके बाद तो जो इम्प्रेशन है इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, तो इट इज ए टाइप ऑफ फोसिल्स इन विच द impression or negative replica of plant part is clearly visible on the rock upon splitting। तो अगेन जैसे ही आप एक रॉक को तोड़ते हो, रॉक के अंदर अगेन सेडिमेंट्री रॉक की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग लेयर होती हैं इस तरीके से। ठीक है। कल बताया था मैंने आपको ये। तो जब हम सेडिमेंट्री रॉक को ब्रेक करते हैं ना, तो मान लो यहाँ पर कोई एनिमल दबा हुआ हो, तो उसकी एक इमेज है उस रॉक के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर आपको क्लियरली विजिबल दिखाई देगी, उसकी एक आउटलाइन आपको दिखाई देगी। वो जो आउटलाइन रहेगी उसको बोलोगे अब इम्प्रेशन। सो द सरफेस ऑफ द प्लांट पार्ट इज इन्वॉल्व इज विजिबल इन दिस टाइप ऑफ फॉसिल। तो अगेन जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल आपको दिखाई देगी इसमें। इंटायर शेप ऑफ द organ is clearly visible in an impression but cellular detail are not available भी। तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या होगा, एक आउटलाइन तो आपको दिखाई देगी इसमें। ठीक है ना। जो शेप है उसकी जो बनावट है वो तो आपको दिखाई देगी, बट उस स्ट्रक्चर के अंदर कैसी सेल की डिटेल थी, यानी सेलुलर जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर इसमें नहीं दिखाई देंगी। यानी सेल के बारे में आपको कुछ पता इसमें नहीं लगेगा, केवल आपको जो इंटायर जो शेप है इसमें वही दिखाई देगा अब इंप्रेशन में। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ time the formation of impression type of fossils here is not इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कोई भी ऑर्गेनिक मैटर बीच में दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंप्रेशन में आपको कोई सेलुलर डिटेल नहीं दिखाई देगी और ना ही आपको कोई ऑर्गेनिक मैटर इसमें दिखाई देगा। इसमें केवल आपको उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल पार्ट की एक आउटलाइन है वही इसमें आपको दिखाई देगी। ये हो जाएगा इंप्रेशन भी। इसके बाद सेकंड जो टाइप है फॉसिल्स की, उसका नाम होता है, उनका नाम उनको बोलते हैं मोल्ड भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, मोल्ड के अंदर देखो, इंप्रेशन में क्या था, उसकी केवल एक
एक प्रिंटेड इमेज बनती थी। ठीक है। मोल्ड के अंदर क्या होगा, एक 3D स्ट्रक्चर बनेगी आपको। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसकी वजह से क्या हुआ है कि इस रोक के अंदर भाई एक आउटलाइन है, कुछ गड्ढे से है ना, वो भी क्रिएट हो गए हैं इस तरीके से। ये एक कोई एनिमल था, उसकी एक शेप है, ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके से। तो इसके अंदर आपको एक इमेज ना प्रिंट होके उसकी एक पर्टिकुलर जो आउटलाइन है ना, 3D स्ट्रक्चर है, वो बीच में थोड़ी थोड़ी आपको दिखाई दे रही है। ऐसे आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलोगे आप मोल्ड। तो एज नेम इंडिकेट, मोल्ड आर फॉर्म्ड बाय द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिजोल्व बाय द स्लीपेज ऑफ ग्राउंड वाटर लीविंग ए होलो केविटी इन द रॉक। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप उस सेडिमेंट्री रॉक को आप ब्रेक करोगे, मान लो सेडिमेंट्री रॉक है, तो जब आप मान लो आप यहाँ से इसको ब्रेक करते हो ना, इसके अंदर मान लो मोल्ड है, तो यहाँ पर रॉक के अंदर आपको इस तरीके से एक गड्ढा सा आपको दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो लाइक दैट, या फिर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, मान लो यहाँ पर कोई एनिमल पहले रहता था इस पॉइंट पे, यहाँ पर सेंटर में, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई कब देगी, जब आप इस सेडिमेंट्री रॉक को ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको एक 3D होलो केविटी दिखाई देगी। इस होलो केविटी का नाम हो जाएगा मोल्ड भाई। सच होलो केविटी रिजेंबल टू द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म साइज एंड शेप, यानी कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म हो या उसका कोई ऑर्गन हो, उसकी जो भी ओरिजिनल साइज थी, शेप थी, उसमें वो बिल्कुल एज इट इज आपको दिखाई देगा। ठीक है। एक्सटर्नल फीचर ऑफ द प्लांट इन द 3 डायमेंशनल व्यू आर बेस्ट सीन इन द मोल्ड। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, आपको एज कंपेयर टू इंप्रेशन, यहाँ पर जो डिटेल्स आपको और ज्यादा अच्छे से दिखाई देंगी। ठीक है, मोल्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको 3D व्यू आपको देखने को मिलता है। ये इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 3D व्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा मोल्ड की अगर बात करते हैं, तो मोल्ड आर फॉर्म्ड इन द कंडीशन व्हेन प्रियर टू द क्रशिंग ऑफ द प्लांट पार्ट सेडिमेंट सराउंडिंग एंड इट्स हार्ड भी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, ये जो थर्ड पॉइंट है, इसमें ये बता रहा है कि मोल्ड और इससे पहले वाला जो इंप्रेशन था उसकी फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है कि अगर मान लो इंप्रेशन बनता है ना, तो उसमें क्या होगा, पहले प्लांट पार्ट बिल्कुल पिचक जाएगा भाई। ठीक है ना, उसकी एक पतली सी परत बन जाएगी, पपड़ी बन जाएगी, और वो जो पपड़ी है उस रोग के ऊपर छप जाती है, इमेज बन जाती है उसकी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्लांट या एनिमल पार्ट होगा ना, वो इनिशियली क्या होगा, हार्ड होगा, और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब उसका एकदम से पिचकेगा नहीं वो। मान लो ये मान लो कोई एनिमल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब रॉक पार्टिकल्स गिरते हैं, मिट्टी के पार्टिकल गिरते हैं ना इसके ऊपर सेडिमेंटेशन प्रोसेस के टाइम पर, तो इसके बाहर एक चारों तरफ एक हार्ड लेयरिंग बन जाती है, प्रोडक्टिव कवरिंग बन जाती है। तो जैसे ही कवरिंग बनी है, और इसके बाद मान लो इसके ऊपर और मिट्टी बनी, लेयर बनी, और ये रॉक बन गई इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये आपको 3D दिखाई देगी। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, पहले हार्डनिंग हुई है, और उसके बाद यहाँ पर जो मेटेरियल था ना, वो रिप्लेस हो गया है किससे, इनऑर्गेनिक कंटेंट से। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की जो फॉर्मेशन है वो भी अलग अलग है। ये आपको थर्ड पॉइंट में बता रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इंटरनल पार्ट प्लांट मटेरियल, अगेन ये मैंने बता दिया आपको कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो इंटरनल प्लांट या एनिमल मटेरियल है वो डिजोल्व हो जाएगा, और उस होलो केविटी के अंदर जो सैंड है, सिलिका है, या फिर और भी जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है, वो यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएंगे, और एक 3D स्ट्रक्चर आपको बना लेंगे। इस 3D स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा मोल्ड भाई। ठीक है। तो मोल्ड का मतलब क्या होगा, एक, आप कह सकते हो एक 3D स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको होलो केविटी हो रॉक के अंदर। ठीक है ना, 3D तो होगी, बट ये होलो केविटी होगी। ठीक है, आपको एक होलो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी इस तरीके से भाई। ये इनकी फोटो है कुछ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लांट या एनिमल मटेरियल था ना, उसकी उसकी चारों तरफ क्या हुआ, रॉक पार्टिकल डिपॉजिट हो गए, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो प्लांट मटेरियल है ना, ये तो निकल गया, और यहाँ पर क्या हो गया, जो सैंड वगैरह है उसने इसकी प्रॉपर जो शेप है वो बना ली इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो, प्रॉपर जो शेप आपको इसमें दिखाई दे रहा है, बट ये होलो केविटी है। ये अपने याद रखना भाई, जिसकी यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये होलो है सेंटर से। ठीक है, यहाँ पर एक केविटी क्रिएट हो जाती है।
इंप्रेशन में क्या था, केवल इमेज प्रिंट होती है लाइक दैट, यहाँ पर क्या होगा, आपको केवल इमेज दिखाई देगी लाइक दैट। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोल्ड की भी, तो मोल्ड के अंदर आपको एक गड्ढा सा, होलो केविटी आपको वो दिखाई देगी अंदर की तरफ धसी हुई। ठीक है, जिसके अंदर आपको अलग अलग चैम्बर से आपको दिखाई देंगे, वो डिपेंड करता है उस प्लांट या एनिमल के अंदर क्या क्या उसके पार्ट थे। तो ये हो जाएगा मोल्ड। इसके बाद थर्ड जो टाइप आती है उसका नाम होता है कास्ट भाई। कास्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर लगभग मोल्ड जैसी ही है, बट यहाँ पर क्या होगा, जो होलो केविटी बनेगी ना, वो फिल्ड हो जाएगी किससे, मिनरल से या फिर सेडिमेंट से, और ये आपको दिखाई देंगे लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक फोसिल्स है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, दे आर द फोसिल्स, अलग अलग एनिमल के फोसिल्स हैं ये। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या है, ये 3D है, ठीक है, बट इट इज फिल्ड विद द सेडिमेंट्स, या फिर आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स, लाइक सिलिका है, सैंड है, या फिर कैल्शियम है, पोटाशियम वगैरह है। उनसे क्या हुआ है, ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से फिल हो गई है, और आपको एक 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा, इन स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा आपका कास्ट भाई। तो यहाँ पर क्या है, होलो केविटी नहीं होगी, यहाँ पर होलो केविटी फिल्ड हो जाएगी किससे, मिनरल्स मैटर से या फिर सेडिमेंट से। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलोगे आप कास्ट। और कास्ट अगेन इट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल, जैसे प्लांट मटेरियल था वैसे ही यहाँ पर जो कास्ट आपको दिखाई देगा। कास्ट में और मोल्ड में और इम्प्रेशन में भी, इन तीनों में डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा गया है कई बार और पूछ सकते हैं। तो अगेन ये तीनों नाम, तीनों टाइप इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रहेंगी आपकी। लाइक मोल्ड देयर इज आल्सो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्चुअल पार्ट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोई एक्चुअल पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर भी केवल उस प्लांट एनिमल की एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर अब क्या है, जो मेटेरियल है, सैंड वगैरह है, वो फिल हो गई है, और एक 3D उसने रूप वो बना लिया है। ठीक है। लास्ट केस में क्या था, मोल्ड में वो होलो थी, उसके अंदर मटेरियल डिपॉजिट नहीं हुआ था, केवल उसकी आउटलाइन बनाई थी मटेरियल ने, सैंड वगैरह ने। फ्रूट, हार्ड सीड्स एंड ट्री ट्रंक्स आर कॉमनली फॉसिलाइज्ड एज ए कास्ट। तो अगेन ये बता दिया कि जो फ्रूट्स होते हैं या फिर हार्ड सीड्स होते हैं ना, वो इस तरीके से कास्ट की फॉर्म में फॉसिलाइज्ड होते हैं। इन कास्ट आल्सो ए 3D व्यू ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज क्लियरली सीन। तो यहाँ पर भी मोल्ड की तरह आपको कास्ट के अंदर भी क्या दिखाई देगा, एक 3D जो स्ट्रक्चर है आपको इसमें दिखाई देगी। दोनों में डिफरेंस यही रहेगा कि कास्ट के अंदर क्या होगा, जो केविटी वो फिल्ड हो जाती है, ठीक है, लेकिन मोल्ड के अंदर क्या है, जो केविटी बनी है वो होलो रहती है। इन दोनों में डिफरेंस रहेगा भाई। और ये कुछ इनकी डायग्राम्स है, कुछ फोटोज हैं, जिनसे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो अगेन ये एनिमल था यहाँ पर, उस एनिमल, ये दोनों क्या है, कोई एनिमल की शेप है यहाँ पर, ठीक है ना। उस एनिमल तो मर गया, बट उस एनिमल की जो सेल थी ना, उसके अंदर क्या हो गया, मिट्टी डिपॉजिट हो गई, और कुछ टाइम बाद क्या हो, सेल भी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन जो मिट्टी डिपॉजिट हुई है उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बन गई है, और इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा कास्ट। इसके बाद नंबर फोर्थ टाइप आती है कंप्रेशंस भाई। तो कंप्रेशंस क्या होंगी, यानी कि आप अगर आप फोटो में देखोगे लाइक दैट, कंप्रेशन जो इंप्रेशन टाइप थी ना, वैसी वैसी होती हैं। बस डिफरेंस ये है कि कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, कि जो सेलुलर डिटेल्स है, मैंने बताया था इंप्रेशन में सेलुलर डिटेल नहीं होती हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, जो सेलुलर डिटेल्स होंगी ना, वो प्रिजर्व रहेंगी भाई। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप जो अलग अलग सेल की जो स्ट्रक्चर है आप इसमें क्लियरली बता सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में, यानी कि इसको बोलोगे आप compression. तो again, when the bulk of the plant material get compressed in layer of sediments, the fossil is called compression. By layering additional sediments from above and water is squeezed out of the part of the animal, and this make the more compact and flattened structure. तो again ये भी क्या है, एक पपड़ी की तरह होती है स्ट्रक्चर, बट यहाँ पर क्या है, एक मटेरियल था, उसके ऊपर दूसरा सेम मटेरियल, उसके ऊपर मान लो तीसरा प्लांट मटेरियल, चौथा प्लांट मटेरियल, ये सारे प्लांट मटेरियल क्या हो गए, क्रश हो गए, और एक इनकी एक सिंगल लेयर है वो क्रिएट हो गई है। और अब इस सिंगल लेयर के अंदर क्या होगा, जो डिटेल्स आपको वो ज्यादा दिखाई देंगी भाई। तो अगेन दिस इज द थिन कार्बोनिफेरस फिल्म रिमेन्स इन द कंप्रेशन fossils, and this corresponding to the original outline of the
प्लांट और एनिमल मटेरियल में। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, जो ओरिजिनल आउटलाइन है इसमें वो बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देगी। दूसरा डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया कि इंप्रेशन से अलग क्यों है ये, क्योंकि इंप्रेशन में मैंने बताया था कोई भी सेलुलर डिटेल्स आपको दिखाई नहीं देती है, बट कंप्रेशन के अंदर आपको जो सेलुलर डिटेल्स हैं वो आपको दिखाई देती हैं। तो ये भी आपसे एक नंबर में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि कंप्रेशन में और इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद दीज सेलुलर डिटेल्स इंक्लूड इपिडर्मल हेयर्स, क्यूटिकलाइज्ड इपिडर्मल सेल्स एंड स्पोर्स। तो अगेन ये जो सेलुलर डिटेल्स हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो अगेन ये इपिडर्मल जो सेल्स होती हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो इसमें प्रिजर्व रह सकती हैं भाई। इफ कंप्रेशन टाइप ऑफ फोसिल्स आर फॉर्म्ड इन द लो प्रेशर, अगर प्रेशर कम रहेगा एंड लो हीट, उस टाइम पर क्या होगा, सेलुलर डिटेल्स आपको ज्यादा दिखाई देंगी। ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा हो और हीट ज्यादा हो तो आपको सेलुलर डिटेल्स हैं वो कम दिखाई देंगी, मतलब और ज्यादा पिचक जाएगा वो। ठीक है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाएगी वो पपड़ी ही जो है, लेयर है, तो आपको जो सेलुलर डिटेल्स हैं वो कम दिखाई देंगी। लेकिन अगर जो कंप्रेशन बना है वो लो प्रेशर के साथ बना हुआ है और उसमें लो हीट इफेक्ट के साथ बना हुआ है, तो आपको जो सेलुलर डिटेल्स हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे। लाइक प्लाज्मोडेस्माटा आपको दिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट दिख सकता है आपको, लाइक क्रोमेटिन दिख सकते हैं, लाइक माइक्रोफाइब्रिल्स दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जो सेलुलर डिटेल्स आपको उसमें दिख सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि जो कंप्रेशन फोसिल्स है वो किस तरीके से बना है। मच मोर ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट इज प्रिजर्व इन द कंप्रेशन इन द, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, ज्यादा होगा भाई। ठीक है, लेकिन इंप्रेशन में क्या था, ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल नहीं था। इंप्रेशन में क्या था, ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी प्रिजर्व नहीं होता है। तो ये भी एक और इसमें डिफरेंस आप बता सकते हो। तो ये कुछ फोटोज थी। नेक्स्ट टाइप आती है पेट्रिफिकेशंस पे। तो पेट्रिफिकेशंस के अंदर क्या होता है, मान लो कोई भी प्लांट पार्ट है, ठीक है, या एनिमल पार्ट है, आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर रिजर्वायर एंड कंटेनिंग डिजोल्व मिनरल्स। तो इन दिस प्रोसेस यानी पेट्रिफिकेशन प्रोसेस के टाइम पर क्या होगा, several type of soluble minerals infiltrate the cell and cellular space replacing the organic matter। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, लाइक लाइक प्लांट की जो सेलुलर डिटेल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन वगैरह है, दे आर ऑल रिप्लेस्ड, या फिर आप कह सकते हो इनफिल्ट्रेट। मैंने आपको दो थ्योरी बताई थी कल, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी और रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो यहाँ पर क्या होगा, उस प्लांट मटेरियल का सारा जो ऑर्गेनिक कंटेंट है ना वो फिल्ट्रेट हो जाएगा, किससे, कार्बोनेट से, सिलिकेट से और आयरन कंपाउंड से। ठीक है, तो यहां पर जो फोसिल्स बनेगा उसको बोलोगे पेट्रीफाइड फोसिल्स भी। तो इसके अंदर मोस्टली जो कोल बाल्स आती हैं, मतलब जो कोयला होता है उसी की एक फॉर्म है ये। तो मिनरल सराउंडिंग द सेलुलर सेलुलर रिमेन्स प्रिसिपिटेट एंड फॉर्म द रॉक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मिनरल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो सेलुलर डिटेल्स होती हैं उनकी चारों तरफ उसको सराउंड कर लेते हैं, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो अगेन मिनरल्स हैं, यही मिनरल सारे सारे ये उस ऑर्गेनिक मैटर की चारों तरफ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, तो दिस precipitation result due to the gradual evaporation of moisture, a state of supersaturation is resulted. In this way, the petrified fossils is a mass of plant tissue infiltrated with the hardened mineral substance, so the large part of the inner structure is preserved। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आउटर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अंदर तो क्या हो गया, ये जो कार्बोनेट है, सिलिकेट्स हैं या आयरन कंपाउंड है, ये डिपॉजिट हो गए, बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें ज्यादातर वो इसमें प्रिजर्व रहती है बिकॉज ऑफ द इनफिल्ट्रेशन, या फिर कह सकते हो ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट एंड ग्रेजुअल एडिंग ऑफ, सॉरी, ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट एंड ग्रेजुअल एडिशंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट भाई। एक इसमें आता है कोल बाल भाई। तो अगेन पेट्रीफाइड जो फोसिल्स होते हैं उन्हीं की एक टाइप का आप एग्जाम्पल कह सकते हो, इसका नाम होता है कोल बाल। तो कोल बाल आर द पेट्रीफाइड प्लांट और ऑर्गन्स ऑफ स्पेरिकल शेप आर नोन एज कोल बाल। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जो प्लांट मटेरियल है, पेट्रीफाइड प्लांट मटेरियल है, वो राउंड कलर की स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, उसको बोलोगे आप कोल बाल्स भाई। तो साइज ऑफ कोल बाल रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू द सर्वल मीटर। तो अगेन रेंज बता दी, सेंटीमीटर से लेकर ये मीटर तक, कई मीटर तक ये हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट मोस्ट ऑफ द फोसिल्स प्रेजेंट इन द कोल ओकर इन दिस फॉर्म। तो जो कोयला होता है
वो आपको पेट्रीफाइड फोसिल्स में देखने पेट्रीफाइड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। मतलब सेंटर में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक जो मैटर है आपको दिखाई दे, ठीक है, लेकिन इसकी बाहर की जो लेयर है वो कंप्लीटली इनऑर्गेनिक आपको दिखाई देंगी। कोल बॉल आर फॉर्म्ड बाय द इनफिल्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फेट इन द बेरिड प्लांट पार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कोल बॉल्स होती हैं इनके अंदर इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस हुई है और ऑर्गेनिक मैटर को रिप्लेस कर दिया है किसने, इन इनऑर्गेनिक कंटेंट ने। So in coal ball, a lump of petrified plant material, frequently spherical in shape, found in the seams of seams of upper Carboniferous। तो लेकिन ये क्या है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड की जो फोसिल्स हैं आपको वो कोल बाल की फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये कोल बाल आपको इस तरीके से ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई देती है भाई। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि जो फोसिल्स होते हैं ये क्यों जरूरी हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अगेन फोसिल्स हमें बताते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक लाइफ थी वो कैसी थी, ठीक है। यानी कि दे प्रोवाइड सम एविडेंसेस ऑफ द प्री हिस्टोरिक लाइफ, यानी कि अर्थ के ऊपर आज से कई हजार साल पहले की जो लाइफ है वो कैसी हुआ करती थी उसके बारे में जो फोसिल्स आपको बताते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इसका। सेकंड है दे आल्सो प्रोवाइड मिसिंग लिंक्स इन द इवोल्यूशनरी चेन। तो मिसिंग लिंक्स होते हैं, मान लो एक एनिमल है ए, एक एनिमल है यहाँ पर सी, तो यहाँ पर क्या है, ए भी अवेलेबल है मान लो फॉर एग्जांपल और सी भी अवेलेबल है, लेकिन ये नहीं पता कि ए से सी में जो चेंज है वो कैसे हुए हैं। या पर यहाँ पर प्लांट लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई बीच में कोई फोसिल्स मिलता है जिसकी स्ट्रक्चर ए से भी मिलती है और थोड़ा बहुत सी से भी मिलती है, तो आप बोलोगे जो बी एलिमेंट है जो फोसिल्स की फॉर्म में मिला है वो एक मिसिंग लिंक है, या फिर कह सकते हो कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा बिटवीन द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स भी। तो यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग प्लांट्स हैं, इनके बीच की जो एक स्पेसिमेन है जो बताता है कि पहले ए में ये चेंज हुए और फिर इस ए से में चेंज हुई तो बी बना और बी के अंदर फिर से चेंज होंगे तो सी बना। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, जो बी है वो लिविंग नहीं है, इसके केवल हमें फोसिल्स मिलते हैं। तो ये भी हमें इवोल्यूशन के बारे में डिटेल्स हम प्रोवाइड करता है। प्लांट फोसिल्स आर रेयरली बट नॉट वेल प्रिजर्व एज द एनिमल फोसिल्स। तो क्योंकि जो प्लांट मटेरियल प्लांट फोसिल्स हैं वो आपको कम प्रिजर्व फॉर्म में देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू एनिमल। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एनिमल के अंदर क्या होते हैं, बोन्स होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, और प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी कैल्शियम वाली स्ट्रक्चर नहीं होती है। इस कारण से क्या है यहाँ पर कि जो एनिमल्स हैं उनके जो फोसिल्स हैं वो अच्छे से आपको प्रिजर्व फॉर्म में मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्लांट, ठीक है। क्योंकि जो कैल्शियम है ये क्या है, अपने आप में इनऑर्गेनिक कंटेंट है। दे आर यूजुअली डिकम्पोज्ड बिफोर द प्रोसेस ऑफ फोसिल। तो जो प्लांट मटेरियल होते हैं ना, प्लांट फोसिल्स होते हैं या प्लांट का कोई भी मटेरियल होगा वो पहले डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि अपनी जो शेप ओरिजिनल शेप उसको थोड़ा बहुत डिकम्पोज कर लेगा, उसके बाद शायद हो सकता है फोसिल्स बने। मतलब एग्जैक्टली प्लांट आपको ओरिजिनल शेप में नहीं दिखाई देंगे जैसे कि आपको एनिमल की जो फोसिल्स हैं वो दिखाई देती हैं। इसके बाद द फोसिल्स और remains of large और microscopic structures such as leaf, branch, fruit and seeds are called मेगाफोसिल। तो हमने फोसिल्स को दो कैटेगरी में बांट दिए भाई, मेगाफोसिल्स जो बड़े होते हैं दिखने में और माइक्रोफोसिल्स जो छोटे होते हैं। तो माइक्रो के अंदर आ जाए आपके स्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स वगैरह, ठीक है। एक टर्म आती है एक्सटिंक्ट भाई, यानी कि स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो उसको बोलोगे आप एक्सटिंक्ट हो चुकी है ये। एक दूसरी टर्म आती है एक्सटेंट, इसका मतलब होता है कि स्पीसीज विच एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि द स्पीसीज विच एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, यानी कि कोई भी स्पीसीज जो आज के टाइम में प्रेजेंट है उसको बोलोगे आप एक्सटेंट। एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुकी है, एक्सटेंट मतलब जो अभी भी है, अवेलेबल है अर्थ के ऊपर। इसके बाद इफ ए फोसिल्स कैन नॉट बी असाइंड टू एनी जेनरा कंटेनिंग एक्सटेंट स्पीसीज देन इट्स जीनस इज टर्म्ड एज ऑर्गन जीनस भी। तो अगेन अगर मान लो कोई फोसिल्स मिला है और वो जो फोसिल्स है वो आज के टाइम में जो भी स्पीसीज अवेलेबल है ना अर्थ के ऊपर उसको हम एक्सटेंट बोलेंगे, उसके जैसा
सिमिलर, मतलब कि आप बता नहीं सकते कि ये जो फॉसिल्स मिला है ये किस स्पीसीज का है भाई। उस टाइम पर उस पर्टिकुलर फॉसिल्स को आप बोलोगे ऑर्गन जीनस। ये भी जो टर्म्स हैं जो ब्लैक में बोल्ड की हुई हैं, ये आपसे एक नंबर में कई बार पूछ लेता है भाई। सिमिलरली, इफ इफ इट कैन नॉट बी असाइंड टू ए फैमिली देन इट्स टर्म्ड फॉर्म जीनस भी। अगेन अगर आप उसको एक पर्टिकुलर जीनस में साइन नहीं बता सकते भी किस जीनस का फोसिल्स है, तो बोलोगे ऑर्गन जीनस है। अगर आप उसको पर्टिकुलर फैमिली भी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि भी ये भी नहीं पता कि मान लो ये फोसिल्स मिला आपको, ये किस फैमिली का है, तो अब आप इस फोसिल्स को कहोगे फॉर्म जीनस। तो ये दो डेफिनेशन है, ऑर्गन जीनस एंड फॉर्म जीनस भाई। अगेन, जो स्टडी ऑफ फोसिल्स है इज नाउ एस्टेब्लिश्ड एज ए साइंस। आज के टाइम में आप एमएससी इन प्लेबोटनी कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम, जो पहला इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लियोबोटनी, ये लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप एमएससी इन प्लियोबोटनी कर सकते हो भाई, या फिर आप इसके बाद आप रिसर्च वगैरह भी इस इंस्टीट्यूट में कर सकते हो। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स है, ये जो प्रोफेसर बीरबल साहनी थे, इनके नाम पे ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम रखा गया है। और इस जो ये प्रोफेसर बीरबल साहनी, इट इज द ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्लियोबोटनिस्ट, ठीक है। यानी कि ये इंडिया के पहले प्लियोबोटनिस्ट थे जिन्होंने फोसिल्स को स्टडी किया। और इन्होंने इंडिया में अलग अलग लोकेशन से अलग अलग जो फोसिल्स हैं उनको निकाला, ढूंढा और कंस्ट्रक्ट किया। और ये जो फोसिल्स हैं, इनके जो ढूंढे फोसिल्स आपको इस इंस्टीट्यूट में देखने को मिल जाएंगे भाई। तो इन बीरबल साहनी को फाउंडर ऑफ प्लियोबोटनिकल रिसर्च इन इंडिया भी माना जाता है। इसके अलावा जो फोसिल्स होते हैं, दे आल्सो थ्रो इन ए लाइट एंड हाउ सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटेंट प्लांट एनिमल आर इवोल्व। यानी कि ये भी बताते हैं कि आज के टाइम में जो प्लांट और एनिमल अवेलेबल हैं, लिविंग हैं, इनकी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इवोल्व हुई है। यानी कि आपको इवोल्यूशन के बारे में भी जो फोसिल्स हैं वो बताते हैं। ए फुल फ्लेज रिसर्च इंस्टीट्यूट डिवोट, तो अगेन ये जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पर आपको रिसर्च फैकल्टीज मिल जाएंगी। यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हो, यहाँ पर मास्टर डिग्री कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हमारे देश का सबसे पहला इंस्टीट्यूट रहेगा भाई। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, ठीक है। अगर आपको